हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें हम मेंस के आए हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर है हमारा 15 और इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जो कि हमारा पेपर नंबर 1 का पार्ट बी है। तो 3 मार्कर क्वेश्चन। लद्दाख घाटी काराकोरम एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र या लद्दाख श्रेणी, इसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर और ऊंचाई 5800 मीटर है। इसमें ऊंचे मैदान और गहरी घाटियां सम्मिलित हैं। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी, तिब्बत और चीन में स्थित है। तो देखिए हम लद्दाख घाटी को पढ़ लेते हैं 3 मार्कर में। तो पहले क्या आता है, लद्दाख कहाँ पर है हमारा? काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच में जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह 300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ऊंचाई कितनी होगी? 5800 मीटर होती है। इसकी में बहुत बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं और गहरी गहरी घाटियां पाई जाती हैं। इसका जो पूर्वी भाग होता है कैलाश रेंज, जो कि तिब्बत और चीन में पाया जाता है। अब आता है हमारा कलसूबाई, महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है और यहाँ पर जनजाति लोगों निवास करते हैं। तो कलसूबाई क्या है? जो हमारी जो पश्चिमी घाट है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि कौन बांटती है? 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो इसको 2 भागों में बांटती है। तो जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कलसूबाई है उत्तरी। और सबसे कलसूबाई क्या है? एक सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटियों में से एक भी मानी जाती है। कहाँ पर है यह? पश्चिमी घाट या सह्याद्री का भाग है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? 1646 मीटर है और यहाँ पर जनजाति के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेघालय का पठार। छोटा नागपुर पठार के अग्रभाग माना जाता है मेघालय का पठार। प्रायद्वीपीय पठार और गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के अपरदन से कट गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 35,300 वर्ग किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 600 से 1800 मीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर गारो खांसी जयंतियां इस पर स्थित हैं। तो मेघालय का पठार कहाँ पर है? तो पहले तो मेघालय के पठार मेघालय में स्थित है और छोटा नागपुर का पठार का अग्रभाग है। यह गोंडवाना लैंड और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अपरदन से कट गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 35,300 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 600 से 1800 मीटर तक है। इसकी जो पश्चिम से पूर्व जाने पर हमें इसमें जो कुछ पहाड़ियां मिलती हैं उनके नाम क्या क्या हैं? गारो खांसी जयंतियां। नेक्स्ट है हमारा न्यू मोरे द्वीप। यह सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है न्यू मोरे द्वीप। इसे पूर्वासा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पूरावासा, न्यू मोरे मतलब नया समूह नहीं है भैया, पूरावासा है तो पूर्वासा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है? विभाजन मतलब विवाद का एक कारण है। 2010 में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर से यह पूरा जलमग्न हो गया था और पूरा डूब गया था। तो देखिए हम देखते हैं न्यू मोरे द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो यह है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक कारण है और पूर्वासा द्वीप भी इसको कहा जाता है। और समुद्र के तल बढ़ने के कारण, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ा था 2010 में, जिसके कारण ये पूरा डूब गया है। अब विवाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ये विवाद का कारण है। भारत बोलता है हमारा है और बांग्लादेश बोलता है हमारा है। नेक्स्ट है हमारा महानदी घाटी। महानदी घाटी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से होता है। अपवाह क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगा, भद्रा और घटप्रभा। इसका समापन कहाँ पे होता है? तो अरब सागर में होता है। और सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर भी बनता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो देखिए हम महानदी को फिर से देख लेते हैं। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? भीमा, तुंगा, भद्रा, घटप्रभा। समापन कहाँ होता है? तो अरब सागर में होता है। और हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा सड़क पुल है, जो कि किससे बनाया गया है?
महानदी पर बनाया गया है। चलिए हम इन क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं। 3 मार्कर। लद्दाख श्रेणी कहाँ पाई जाती है? काराकोरम जसकर के बीच में पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी घाटियां पाई जाती हैं। लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और 5800 मीटर लंबी है। इसका जो पूर्वी क्षेत्र होता है जिसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है, यह तिब्बत और चीन में स्थित है। फिर आता है कलसुबाई। यह महाराष्ट्र में स्थित सह्याद्री का पूर्वी भाग है और इस सबसे सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटियों में से एक आती है कलसुबाई। इसकी ऊंचाई 1686 या 84 मीटर ऊंची है और यहाँ पे जनजाति निवास करते हैं। अब आते हैं मेघालय पठार। मेघालय का पठार मेघालय में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार और जो प्रायद्वीपीय पठार है उनका एक पूर्वी भाग है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के अपरदन के कारण बट गया है। इसका क्षेत्रफल 35,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें यदि हम पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया प्रमुख पहाड़ीय क्षेत्र मिलते हैं। फिर आते हैं न्यू मोरे द्वीप। यह न्यू मोरे द्वीप सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? पूर्वासा द्वीप है। यह बंगाल और भारत के बीच में विवाद का कारण है और 2010 में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री तल जब वो ऊपर उठा और यह पूरा डूब गया। फिर आती है दूसरी महानदी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिहावा पहाड़ियों से होता है। अपवाह तंत्र इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। यह उड़ीसा में जाकर बहुत बड़ा बांध जो कि क्या है? सुंदरबन हीराकुंड बांध का निर्माण करती है और इसकी प्रमुख नदियां हैं भीमा, तुंगा, भद्रा और घटप्रभा। अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर क्वेश्चंस। भारतीय उपमहाद्वीप से आप क्या समझते हैं? इस भू क्षेत्र को उपमहाद्वीप की संख्या क्यों दी जाती है? तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है इससे आप क्या समझते हैं ये बताना है। और जो उपमहाद्वीप है इसकी संख्या क्यों दी जाती है भारत के क्षेत्र को? तो हम ये समझते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के दक्षिण भाग में स्थित एक उपमहाद्वीप है। जो भारत का जो उपमहाद्वीप है वो कहाँ पर फैला है? तो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है और क्या है? एक उपमहाद्वीप है। आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को भी प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो देखो सिर्फ भारत को बस नहीं कहते, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लेकिन कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी इसमें शामिल किया जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग भारतीय प्लेट पर स्थित है। जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है किस पर फैला हुआ है? भारतीय प्लेट पर स्थित है। हालांकि इसके कुछ क्षेत्र इस प्रशस्त से हटकर यूरेशियन प्लेट पर भी आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए भारत का उपमहाद्वीप तो किसके अंतर्गत आते हैं? भारतीय प्लेट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ के अकॉर्डिंग और कुछ भाग क्या है? यूरेशियन प्लेट में भी आते हैं। इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहे जाने के कारण क्या क्या हैं? तो स्पष्ट हमें भौगोलिक सीमा दिखाई देती है और स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उद्भव हुआ है। बृहद भौगोलिक क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या है। एक जैसी जलवायु की स्थिति है। एक जैसी संस्कृति और समाज पाई जाती है और सामान्यतः एक जैसी आर्थिक एवं आर्थिक समस्याएं यहाँ पर हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो चलिए हम इसको फिर से देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ पर स्थित है? एशिया के दक्षिण में स्थित है और इसको क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं। लेकिन कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी इसके अंतर्गत ले लिया जाता है। जो यह भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसका अधिकांश भाग भारतीय प्लेट के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके कुछ कुछ भाग हैं जो कि यूरेशियन प्लेट में भी स्थित हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसके कारण क्या क्या है? तो भौगोलिक सीमा देख लो इसकी, उनकी सीमा के कारण कहा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के से उद्भव होने के कारण कहा जाता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र और जो विशाल जनसंख्या है इसके कारण भी इसको कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। एक जैसी जलवायु की स्थिति है, एक जैसी संस्कृति एवं सामाजिक स्थितियां हैं और सामान्यतः एक जैसी आर्थिक स्थिति और आर्थिक समस्याएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब आता है उत्तर भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसमें उत्पत्ति से संबंधित हमें विशिष्ट अवधारणाओं को स्पष्ट करना है कि जो उत्तर भारत का मैदान है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं।
उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालयी नदियों के जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। सिंपल सा है कि क्यों बन गया है हमारा उत्तर भारत का मैदान। तो जो हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ बहुत सारे निक्षेप लेकर आती हैं और धीरे धीरे करके उनने यहाँ मैदान में बिछा दिए गए। जिस मैदान का निर्माण हुआ उसे उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है, क्योंकि भारत के उत्तर में है। इसके निर्माण से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं भी हैं, जैसे अग्रगत का जलोढ़ीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के लंबे समय तक निक्षेपण और अवसादी के कारण हुआ है। तो देखो ये क्या है भैया, अग्रगत जलोढ़ीकरण। जलोढ़ मतलब जलोढ़ मिट्टी पड़ी होगी, जलोढ़ मतलब बहाकर लाई गई, लुढ़का कर लाई गई भूमि, जल के द्वारा लाई गई जमीन से, मैदानों से, निक्षेपों से जिनका मैदान का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अग्रगत का जलोढ़ीकरण कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, लंबे समय तक निक्षेपण लाई और अवसाद के कारण इसका निर्माण कर दिया। अब आता है दूसरा हमारा सागर का उपनयन। इस सिद्धांत के अनुसार विस्तृत सागर में हिमालय के निक्षेप एवं अपसादन की प्रक्रिया से मैदान का सृजन हुआ है। तो कैसे हुआ है भैया, सागर का अपनयन। इस सिद्धांत के अनुसार विस्तृत सागर में हिमालय के निक्षेप और अपसादन की प्रक्रिया से मैदान का सृजन हुआ है। हिमालय के निक्षेप से और अपसादन की प्रक्रिया से मैदान का क्या हो गया, सृजन हो गया। दूसरी आती है हमारी अभिनव मत। नवीन सिद्धांतों के अनुसार यह एक विशाल खड्डा है जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसाद को भर जाने से मैदान का निर्माण हुआ है। तो क्या है, अभिनव मत, मतलब पहले गड्ढा था वो फिर से नव हो गया, तो अभिनव बन गया। कैसे बन गया, नव कैसे हो गया, अवसाद, नदियों के अवसाद इसमें भरते गए और मैदान का निर्माण हो गया। कहा जा सकता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके द्वारा उत्तर भारत के मैदान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। तो देखिए, उत्तर भारत का मैदान एक विशाल मैदान है जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण से बना है। तो इस सिद्धांत के इससे संबंधित तो कुछ अवधारणाएं दी गई है जो कि 3 प्रकार की हैं। पहला आता है अग्रगत का जलोढ़ीकरण। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती हैं। वहां से नदियां अपने साथ लंबे समय से निक्षेपण और अवसाद ला रही हैं और जिसका जमाव कर इनने उत्तर भारत का मैदान बना दिया। अब आता है सागर का उपनयन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सागर में हिमालय के निक्षेप एवं अपसादन की प्रक्रिया से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे सागर का अपनयन कहा जाता है। अभिनव का मत। नव सिद्धांतों के अनुसार एक विशाल खड्ड था उत्तर भारत में जिसमें हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी उनमें अवसाद भर जाने से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे क्या कहा जाता है, अभिनव मत कहा जाता है। और कहा जा सकता है कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनके कारण उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा दंडकारण्य पठार के उच्चावच के बारे में हमें लिखना है, मतलब दंडकारण्य पठार के बारे में बताना है और उसके पूरे बारे में उसका विस्तार बताना है कैसा क्या है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दंडकारण्य का पठार भारतीय प्रायद्वीप पठार में मध्य एवं पूर्वी भाग में फैला है। तो कहाँ पे पाया जाता है, भारतीय जो प्रायद्वीप पठार है ये वाला, तो इसमें ये यहाँ पर फैला है दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पर आता है उड़ीसा, फिर आता है छत्तीसगढ़, यहाँ पर आता है पूर्वी महाराष्ट्र और यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश। 4 प्रमुख राज्य आते हैं दंडकारण्य में। तो कौन कौन से आते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उत्तर में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम में 460 किलोमीटर चौड़ाई है और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, इंद्रावती इसकी प्रमुख नदी है। संरचना कैसी है, यह एक अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है और अनुपजाऊ है, लेकिन खनिज और संपदा के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे खनिज बहुत सारे हैं, संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ है, कृषि नहीं हो सकती वहां पे, लेकिन हाँ खनिज और संसाधनों की भरपूर मात्रा पाई जाती है दंडकारण्य में। उप विभाग, इसका बस्तर का पठार आता है इसके उप विभाग में और कालाहांडी का पठार आता है, कालाहांडी और बस्तर का पठार आता है। खनिज कौन कौन से हैं, तो सोना,
नहीं पाया जाता। सोना ही पाया जाता होगा क्योंकि वहां तक पहला है ना, तो सोना नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाता है? लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट। लोहे की चट्टानों में बस्तर, बेलाडीला, कोरापुर और नारायण की पहाड़ियां आती हैं। चूना पत्थर में बस्तर एवं कोरापुर आता है। बॉक्साइट पाया जाता है जहाँ पे कोरापुट और कालाहांडी आता है। और क्वार्टजाइट कहाँ पे आते हैं? बस्तर आते हैं। तो क्वार्टजाइट से क्या बनाए जाते हैं? घड़ी के कल पुर्जे बनाए जाते हैं क्वार्टजाइट से। और ये घड़ी अपन कहाँ रखते हैं? बिस्तर के पास रखते हैं। तो बस्तर किसके लिए जाना जाता है? क्वार्टजाइट के लिए जाना जाता है। अब आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट कैसा होता है? कोरा कोरा अपन देखते हैं, उसमें एकदम से बिल्कुल फ्रेश दिखता है। तो कोरापुट और काला हांडी। सोचो अपने बॉक्स में क्या निकले? काली हांडी निकली। कोरा कोरा सा कैसे? कोरे कोरे कागज कोरे कोरे रह गए। तो कोरापुट और काला हांडी कहाँ में क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। फिर आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर बिस्तर में तो नहीं रखते, हाँ कुछ लोग चूना खाते हैं। तो बिस्तर और कोरापुट में पाया जाता है चूना पत्थर। अब आती है लोहे की खदान। बिस्तर कैसे बना होता है? अपना लोहे का पलंग होता है। बेला डीला, बैल वैल जो रहते हैं उनके वो भी बनते हैं, अपन नाक सींग पे मड़वा देते हैं, है ना। केरापुट और नारायण की पहाड़ियां में लोहे की खदानें पाई जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं दंडकारण्य को फिर से। दंडकारण्य पूर्वी प्रायद्वीप का जो पूर्वी और मध्य भाग है उसमें फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो विस्तार है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसकी उत्तर से पश्चिम में 320 किलोमीटर लंबाई है और पूरब से पश्चिम में देखा जाए तो 460 किलोमीटर चौड़ाई है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। संरचना कैसी है? अत्यंत उबड़ खाबड़ है, अनुपजाऊ है, लेकिन खनिज और संसाधन की भंडार पाए जाते हैं। इसका उपविभाग कौन सा है? तो बस्तर का पठार पाया जाता है यहाँ पर, और कालाहांडी का पठार पाया जाता है। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? खनिज बहुत सारे हैं। लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्रोमाइट, चूना और क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट बस्तर में पाया जाता है। बक्सर, कालापुट और कालाहांडी में पाया जाता है। चूना पत्थर यह बस्तर और कोरापुट में पाया जाता है। और लोहा पाया जाता है बेलाडीरा, कोरापुर और नारायणी पहाड़ियों पर पाया जाता है। अब आता है हमारा 11 मार्कर। पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताओं को लिखते हुए उनके उपभाग के बारे में बताना है। तो पश्चिम के जो तटीय मैदान है उनकी हमें विशेषता बतानी है और उनके उपभागों के बारे में हमें लिखना है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो केरल और गुजरात के बीच में फैले हुए हैं, अरब सागर से और पश्चिमी घाट तक फैले हुए हैं। कहाँ से? अरब सागर से पश्चिमी घाट तक, और ऊपर गुजरात से लेकर नीचे केरल तक फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच हमारे पास गुजरात के तटीय मैदान और पश्चिमी क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय भारत के पठार आते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता, इनकी आकृति कैसी है? तो भू आकृति, रेत के समुद्री तट हैं, तटीय रेत के टीले बने होते हैं, मेटफ्लैटस, लेगून, जलोढ़ होते हैं, मुहाना होते हैं और लेटरेटिक प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं। अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? रेत, समुद्री तट पाए जाते हैं, रेतीले। तटीय मैदान के समुद्री रेत के टीले भी पाए जाते हैं। मेडो फ्लैट्स, लेगून, जलोढ़ पथ पाए जाते हैं, मुहाने पाए जाते हैं, लेक्टेरिक प्लेटफॉर्म पाए जाते हैं। अवशिष्ट पहाड़ियां भी यहाँ पर हमें आकृति में देखने को मिलती हैं। विस्तार कितना है? 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक चौड़ी होती हैं। लंबाई, इनकी पश्चिमी तट की कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। लंबाई में बहुत लंबे हैं लेकिन चौड़ाई में कम ही है, 10 से 25 किलोमीटर तक। जमीन समुद्र तट से 150 से 300 मीटर ऊपर उठती है। जो जमीन है वो कैसी उठी है? समुद्र तट से 150 से 300 मीटर ऊपर तक उठी हुई है। वनस्पति कैसे पाई जाती है? तो जैव विविधता की प्रचुरता यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पश्चिमी और दक्षिण मानसून के दौरान इन्हें पश्चिमी घाट में भी बहुत बारिश होती है। तो कैसे होती है? पश्चिमी और दक्षिण मानसून के कारण यहाँ पर बहुत बारिश होती है। लोकप्रिय पर्यटक भी मौजूद हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के प्रभाव कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी तटीय तराई क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। तो कच्छ और काठियावाड़ का क्षेत्र,
कच्छ, इसका विस्तार कच्छ के दक्षिण में काठियावाड़ प्रायद्वीप है और काठियावाड़ तट कच्छ के दक्षिण में स्थित है। कच्छ के दक्षिण में स्थित है काठियावाड़ पर। रीजन, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो काठियावाड़ दक्कन लावा से लेकर तृतीयक चट्टानें कच्छ क्षेत्र में पाई जाती हैं। पूर्व में यह कच्छ के महान रण और कच्छ के छोटे छोटे रण में विभाजित होता है। अब आता है गुजरात का मैदान। देखो, पहला आता है पश्चिमी तट को हम कितने भागों में बांटते हैं? पहले में बांटते हैं कच्छ और काठियावाड़। इसमें इसका विस्तार कहाँ से है? तो कच्छ के दक्षिण से काठियावाड़ प्रायद्वीप तक फैला हुआ है और काठियावाड़ के दक्षिण में यह फैला हुआ है। उद्गम कहाँ से है? काठियावाड़ दक्कन के लावा के मैदान से बना हुआ है। लावा से बना हुआ तृतीयक चट्टानें कच्छ में पाई जाती हैं। पूर्व में कच्छ में महान रण और कच्छ छोटे रण में विभाजित है। जो कच्छ है वो पहले महान रण में और फिर छोटे रण में विभाजित है। फिर आता है गुजरात का मैदान। इसका विस्तार, गुजरात का मैदान कच्छ और काठियावाड़ के पूर्व में फैला हुआ है और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में उतना ही है। नदी कौन कौन सी है? मैदान जो कि नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों द्वारा निर्मित होता है। नदी का विजन गुजरात के दक्षिणी आधे भाग में साथ साथ खंबात के तटीय खंडों की खाई को भी शामिल करता है। फिर आता है क्या? कोंकण का मैदान। कोंकण मैदान का विस्तार, कोंकण का मैदान दमन से गोवा तक फैला हुआ है। दमन द्वीप से गोवा तक फैला हुआ है और गुजरात के मैदानों के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक तटीय मैदान। इसका विस्तार गोवा के मैंगलोर तक फैला हुआ है। जो कर्नाटक का मैदान है वो कहाँ से है? गोवा से मैंगलोर तक फैला हुआ है। यह पतले मैदान की विशेषता है। मंगलोर के आसपास अधिकतम 70 किलोमीटर के साथ सामान्य चौड़ाई 30 से 50 किलोमीटर तक है। यहाँ पे प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी भी धाराएं होती हैं खड़ी पहाड़ियों से उतरकर विभिन्न प्रकार के जलप्रपात बनाती हैं। आता है केरल का मैदान, मालाबार मैदान। तो इसका केरल का मैदान और मालाबार मैदान, तो मालाबार का मैदान केरल के मैदान का दूसरा नाम है। यह एक बड़ा क्षेत्र है जो कि मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच फैला हुआ है और केरल के दक्षिणी तट के समानांतर चलने वाले लेगून के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट के मैदान के भाग। फिर से रिवाइज करते हैं इसको, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, 11 मार्कर है। पश्चिमी तटीय मैदान जो कि केरल और गुजरात के बीच में फैला हुआ है। पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। यह अरब सागर से पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। चौड़ाई कितनी होगी? 10 से 25 किलोमीटर तक होगी। यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में हमारे गुजरात से नीचे कन्याकुमारी दक्षिण प्रायद्वीप तक पूरा फैला हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें इसकी जो भू आकृति है तो वो कैसी पाई जाती है? तो रेत के समुद्री तट पाए जाते हैं, समुद्री टीले पाए जाते हैं, मैट फ्लैग पाए जाते हैं, लेगून पाए जाते हैं, जलोढ़, मुहाने, लैट्रिक प्लेटफॉर्म और अपशिष्ट पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसका विस्तार कैसा होगा? तो चौड़ाई कम होती है 10 से 25 किलोमीटर तक और लंबाई होती है 1400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। इसका जो ऊंचाई होती है वो जमीन से थोड़ी सी ऊपर होती है, तो 150 या फिर 300 मीटर तक ऊपर उठी होती है। वनस्पति विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण बहुत जलप्रपात बनते हैं, तो इसलिए पर्यटन भी वहां पे बहुत ज्यादा है। आता है पश्चिमी तट के मैदान के प्रभाग कौन कौन से, मतलब कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला आता है कच्छ का रण, मतलब कच्छ से काठियावाड़ तक। फिर आता है गुजरात का मैदान, फिर आता है कोंकण का मैदान, फिर आता है कर्नाटक का मैदान यह मालाबार तट। तो चलिए पढ़ते हैं हम कच्छ और काठियावाड़ का क्षेत्र। यह कच्छ के दक्षिण से काठियावाड़ के प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। इसका उद्गम कच्छ से लेकर काठियावाड़ तक होता है और तृतीयक चट्टानें कच्छ में यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि किससे बनी होती हैं? जो काठियावाड़ है वो दक्कन के लावा से बनी होती हैं और जो कच्छ की हैं वो तृतीयक चट्टानों से बनी होती हैं। कच्छ का रण पहले महान रण में और फिर छोटे रण में विभाजित होता है। गुजरात का मैदान, यह गुजरात का मैदान कच्छ और काठियावाड़ के बीच में फैला हुआ है और पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में उभरा हुआ है। इसमें नदी में कौन कौन सी आती हैं? ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदी यहाँ पर आती हैं।
इसके दक्षिण में आधे भाग के साथ साथ खंबात के जो खंड वर्ण है खाड़ी वाड़ी पाई जाती हैं। अब आता है कोंकण का मैदान। इसका विस्तार दमन से गोवा तक है और गुजरात के मैदान के दक्षिण में स्थित है। फिर आता है कर्नाटक का मैदान। यह गोवा से मंगलोर तक स्थित है और पतला मैदान पाया जाता है। इसके आसपास बहुत सारे खनिज वगैरह भी पाए जाते हैं और बहुत सारे जलप्रपात भी पाए जाते हैं। फिर आता है केरल का मैदान, जिसको मालाबार मैदान भी कहा जाता है। यह मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और केरल के दक्षिण तट के समानांतर चलने वाले लेगून के लिए यह जाना जाता है। इसके साथ हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।